हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिमी राघवन और मैं आज डिस्कस करूंगी आप सबसे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ओके, तो हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है। तो उसमें हम पहला पॉइंट देखिए, हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं। तो हमारा क्वेश्चंस जो होता है वो एमसीक्यूज टाइप्स होते हैं। मतलब आपके पास चार ऑप्शंस होंगे जिसमें से कि आपको एक चुनना होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जिसमें से कि 50 पेपर वन के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और 100 जो होता है वो पेपर टू का होता है। ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। और पेपर वन में आपको 10 यूनिट्स होते हैं, जिसमें से कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, डीआई होता है, आईटीसी होता है। ऐसे बहुत सारे हैं। मार्किंग आपको जो है 2 मार्क्स मिलते हैं हर एक सही क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मतलब कि 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका साफ मतलब है कि आपको 150 के 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपका 3 घंटे का है। और मेरे हिसाब से ये टाइम ड्यूरेशन एनफ है आपको 150 क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बट वो टाइम मैनेज आपको करने आना चाहिए। लैंग्वेज जो है वो आप चूज कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है पेपर या हिंदी में। ये पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये ऑप्शन आएगा। बट अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं और उसके बीच में अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपने जो लैंग्वेज चूज करी है उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या ऑप्शंस देंगे, या क्वेश्चंस आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। बिल्कुल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चंस करके आने चाहिए। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए ताकि आप 150 क्वेश्चन 3 घंटे में अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ मार्क्स। तो आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, यूजीसी नेट जो है वो 3 कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स निकालता है। तो हमारी कैटेगरीज क्या है? ठीक है, पहला कैटेगरी हमारा जो है वो है जेआरएफ। दूसरी कैटेगरी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, यानी कि नेट की। और तीसरी कैटेगरी जो है वो पीएचडी की है। पीएचडी ओनली, इसमें आप एलिजिबल होते हैं पीएचडी करने के लिए सिर्फ। तो अनरिजर्व्ड के लिए हम देखिए, आपके पास जो है वो 206 मार्क्स हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180, जबकि पीएचडी के लिए 156। ऐसी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी हर एक के लिए आपको कट ऑफ मार्क्स यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जून 2025 के कट ऑफ मार्क्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं। जो जेआरएफ के लिए कट ऑफ है वो अनरिजर्व के लिए 198 है, नेट के लिए 170 है, जबकि पीएचडी के लिए 146 है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने कट ऑफ को देखिए, और ये आपको समझ आ रहा होगा कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। 300 मार्क्स में से आपको 200 क्रॉस करना है मिनिमम। तो आपको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना होगा, आपको फोकस करना होगा कि नेट जो है वो किस तरह का पेपर, कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सिलेबस डिस्कशन के तरफ। तो सिलेबस में जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपको कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है। हम्म, तो पहला देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके पास है। ठीक है, इसमें आपका जो आपका यूनिट्स हैं, ये देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को ये कवर करता है, प्रोड्यूसर बिहेवियर को कवर करता है,
मतलब आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटी, मार्केट स्ट्रक्चर को कवर करता है। गेम थियरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप गेम थियरी तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, गेम थियरी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपने पढ़ा होगा, इसमें ही एक टॉपिक आता है नाश इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट स्ट्रक्चर्स, आप इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, हर तरह का मार्केट। फैक्टर प्राइसिंग कैसी होती है मार्केट्स में। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है, वॉलरस का जो जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी है वो क्या है। एफिशिएंसी क्राइटेरिया में आपको पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेटो ने क्या कंडीशंस दिए थे, पेरेटो एफिशिएंसी क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी चीजें। कैल्डर हिक्स का पढ़ना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसमें कि आपको सोशल वेलफेयर फंक्शन पढ़ना है। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजार्ड। इसमें आपने पढ़ा ही होगा कि असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कि जब बायर और सेलर दोनों के पास सेम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी है, तो हमें शुरू कहाँ से करना है, कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर, जो कि आप यूजी पीजी में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये दोनों टॉपिक तो आपका आई होप क्लियर होगा, बट इन सारे टॉपिक्स पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में जैसा कि आप जानते हैं, हाँ, तो मैक्रो में जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको नेशनल इनकम करके जाना है, बट उतने क्वेश्चंस नेशनल इनकम से नहीं बनते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा कम फोकस पे भी रख सकते हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल और कीन्स का जो अप्रोच है, इसमें न्यू क्लासिकल्स और न्यू कीन्स का भी जो अप्रोच है वो आपको एकदम क्लियर रखना है कि किस कौन सा अप्रोच जो है वो आपको क्या बता रहा है, कौन से इन जो सारे अप्रोचेस हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर भी आपको पढ़ना है। डिमांड और सप्लाई मनी, आईएसएलएम मॉडल अप्रोच, जो कि आपको पता है कि इनसेन अप्रोच है। तो आपको इन सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। कंजम्पशन फंक्शन आपको पता है, इसमें तीन चार लॉज हैं कंजम्पशन के, साइकोलॉजिकल लॉज हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन आपको पढ़ना है बिल्कुल। मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर, आपको पता है कि मल्टीप्लायर की थ्योरी जो है, किन्स का मल्टीप्लायर है, बहुत सारे तरह के मल्टीप्लायर हैं, जैसे बजट मल्टीप्लायर है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है, टैक्स मल्टीप्लायर है, और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है। तो आपको हर तरह के मल्टीप्लायर्स पढ़ने हैं, सुपर मल्टीप्लायर है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ आगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो है, अभी मैक्रो में कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन है, फिलिप्स कर्व है। आपको पता है कि फिलिप्स कर्व क्या बताता है, फिलिप्स कर्व जो है वो ट्रेड ऑफ बताता है। फिलिप्स कर्व क्या बताता है, ट्रेड ऑफ बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो ये सब अभी हम डिटेल में आगे की आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि क्या कैसे होगा, हम सब डिटेल में समझेंगे, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, और बिल्कुल इंश्योरिटी के साथ करेंगे कि हमारा आगे आने वाला जो दिसंबर 2025 का नेट है वो क्लियर हो जाए बिल्कुल। बिजनेस साइकिल्स हमें पढ़ना है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज पढ़नी है, मॉनेटरी और फिस्कल टूल्स पढ़ने हैं कि आरबीआई और गवर्नमेंट जो है हमारी, वो कैसे कौन कौन सी टूल्स को यूज करके हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको पता है कि एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन होता है और रैशनल एक्सपेक्टेशन होता है। तो आपको दोनों में अंतर पढ़ना है, और रैशनल एक्सपेक्टेशंस पे जो थियरीज बेस्ड है आपको उनको डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, जैसे कि आपकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, अभी जून 2025 में भी क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आपका क्या क्या है, मीन मीडियन मोड, ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आपने हमेशा पढ़ रखा होगा।
बट क्या होता है कि इनके फॉर्मूलेज इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि कभी कभार हम एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कौन सा नहीं। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान से पढ़ना होगा। कोरिलेशन आपको ध्यान से पढ़ना है, रिग्रेशन ध्यान से पढ़ना है। कोरिलेशन और रिग्रेशन के जो मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं वो बड़े ट्रेंडिंग है। सैम्पलिंग मेथड्स और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको पढ़नी है। इसमें आपको एरर पढ़ने होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या होता है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स, उनके प्रॉपर्टीज, ब्लू प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, ओएलएस। नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मॉडल्स, ठीक। डिस्क्रीट चॉइस मॉडल, इसमें लॉजिक मॉडल, टॉबिट मॉडल, ये सारे मॉडल्स आपने सुने होंगे। ये सबको हम डिस्क्रीट चॉइस मॉडल कहते हैं, ठीक है। प्रॉबिट मॉडल है, ठीक है। और टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में है। इसमें आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको पता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो मैथमेटिकल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब हमारी क्वेश्चंस जो हैं वो थियरी से ज्यादा एप्लीकेशन पार्ट को फोकस कर रही हैं। तो इसलिए आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, खास करके स्टैट और इकोनोमेट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं। आपको ये सारी चीजें कवर करनी ही है। नेक्स्ट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं। तो मैथमेटिकल्स में आपको जो 12th 11 12th में आपने मैथमेटिकल्स पढ़ा होगा, बेसिक, सीट, फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी, सीक्वेंस, सीरीज, ठीक है। कैलकुलस, इन कैलकुलस में आपका क्या आता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। दो चीजें आती हैं जिनका मैथ्स होगा उन्हें पता होगा कि क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसका जो है आपको इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं कि जो मैथमेटिक्स के पोर्शंस हैं, ये सारे जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा, मैट्रिक्स, ऑप्टिमाइजेशन, इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन, इनका इकोनॉमिक्स में क्या एप्लीकेशन है, इनका इकोनॉमिक्स में क्या यूज है। जैसे कि आपको पता है कि कॉबेब मॉडल है, ठीक है। कॉबेब मॉडल जो है उसमें आपको इंटीग्रेशन का यूज है। ऐसे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं आप जब कंज्यूमर बिहेवियर में इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर में उसका मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो इन सब जगह पे आप क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन को यूज करते हैं। आप मैट्रिक्स को यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट मॉडल में आप इनपुट आउटपुट मॉडल जैसे कि आपको लियोंटिफ ने दिया था, तो उसमें उन्होंने मैट्रिक्स को यूज कर रखा है, ठीक है। इनवर्स निकालते हैं हम उसमें मैट्रिक्स का। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि जब आपको पेपर में आए तो आप समझ पाओ कि क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा यूनिट 5 जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, थियरीज क्या क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की। इसमें दो तरह की थियरीज हैं, एक क्लासिकल थियरी है, ठीक है, जो रिकार्डो की थियरी है, और दो तीन और लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो मॉडर्न थियरी ऑफ ट्रेड है। ये मॉडर्न थियरी जो है ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एचओ मॉडल है, ग्रेविटी मॉडल है, ठीक। ये सब, इसमें और भी कई मॉडल्स हैं। तो आपको सारे तरह के थियरीज जो हैं वो पता होने चाहिए, सारी थियरीज। इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपका इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी क्या होता है, बीओपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बीओपी में इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे होता है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है। इसमें आपको मंडल फ्लेमिंग मॉडल करके आपने सुना होगा ना, ठीक है। मंडल फ्लेमिंग मॉडल आपको पढ़ना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, जो कि आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते। एक्सचेंज रेट, आपको पता ही है एक्सचेंज रेट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आर्बिट्रेज, गेन्स फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड और ट्रेड मल्टीप्लायर। ये जो टीओटी है, ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूलेस पढ़ने होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ये भी आपको पढ़ना है। इसका फॉर्मूला है गेन्स फ्रॉम ट्रेड का, जो कि आपको जून 2024 में देखने को मिला था, आया था क्वेश्चन इससे।
तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आते रहते हैं इन सब चीजों से भी। तो आप इंटरनेशनल को भी बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते। आपकी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो थेरीज वगैरह, और जो लास्ट वाला टॉपिक था गेन्स फ्रॉम ट्रेड और टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें आगे और है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो ट्रेड के क्या है। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग आपको पता है जो चाइना करता है हमेशा ही, हर कंट्री पे, ठीक है, कि अपने सामान को दूसरे कंट्रीज में जो है वो सस्ते दाम पे बेच देना। गैट, डब्ल्यूटीओ और रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके जो कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं गैट और डब्ल्यूटीओ के, खास करके जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो कब और कहाँ हुए हैं, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है हमसे कि ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूनिट 6 में, जो कि है पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में आपके जो टॉपिक्स हैं वो मार्केट फेलियर है, ठीक है, इसमें भी असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक गुड्स एक्सटर्नलिटी है, ठीक है। मार्केट फेलियर क्यों होता है आपको पता है? पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक गुड्स और एनवायरमेंटल गुड्स, दोनों गुड्स के केस में हमारा जो है मार्केट फेल हो जाता है। क्योंकि मार्केट फेल क्यों होता है? क्योंकि पब्लिक गुड्स जो होता है वो नॉन अराइवल होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, ठीक है। मतलब ना तो हम, हमारी यूज से वो कम होगा, एक्सक्लूडेबल, और ना ही हमारे यूज से खत्म होगा, और ना ही हम किसी को मना कर सकते हैं कि कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे गवर्नमेंट स्ट्रीट लाइट लगाती है तो एक इंसान के यूज करने से वो कम नहीं होता, और ना ही वो एक इंसान मना कर सकता है किसी और के कि आप नहीं यूज कर सकते, या गवर्नमेंट मना नहीं कर सकते। ओके, ठीक। रेगुलेशन ऑफ मार्केट, इसमें कॉलेजिव और कंज्यूमर्स वेलफेयर, पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये सब आपको पढ़ना है। इंसिडेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन आपको पढ़ने की, इंसिडेंस और इफेक्ट क्या होता है कि टैक्स जो है वो डायरेक्ट किस पे लग रहा है और उसको पे कौन कर रहा है, ये गुड्स की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, पब्लिक डेट क्या होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की थियरीज हैं, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। जैसे पिकॉक वाइजमैन की थियरी है, ठीक, ये सब आपको पढ़ना है। पब्लिक बजट पढ़ना है, बजट मल्टीप्लायर, फिस्कल पॉलिसी और उसके इम्प्लीकेशंस, फिस्कल टूल्स के बारे में पढ़ना है जो गवर्नमेंट यूज करती है। फिस्कल टूल्स क्या होते हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो कि टैक्स है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है पब्लिक इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा यूनिट 7 है, जो कि है मनी एंड बैंकिंग। इसमें आपको मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। आपने पढ़ा होगा M1, M2, M3, M4, चार कंपोनेंट्स होते हैं मनी सप्लाई के, और आपने लिक्विडिटी के भी कंपोनेंट्स पढ़े होंगे, L1, L2, L3, L4, ठीक है। तो ये सारे आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच। सेंट्रल बैंक का क्या रोल है? आपको पता है कि बैंकर ऑफ बैंक्स कहते हैं सेंट्रल बैंक को, ठीक है। कमर्शियल बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं, उनका क्या रोल है मार्केट में, मनी, खास करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। डायरेक्टली तो नहीं करती बट आरबीआई के गाइडेंस पे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टोटली आरबीआई कंट्रोल करती है। तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, क्या क्या आपके टूल्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि रेपो रेट है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, मार, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये सब आपको जो है पढ़ने हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। कैपिटल मार्केट और उसका रेगुलेशन, सेबी वगैरह, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और आपको मेनली क्रोनोलॉजी आपको याद करना है कि जो इंस्टीट्यूशंस आए हैं उनकी क्रोनोलॉजी क्या है। ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल, आपको भी पता होगा अगर आप पेपर देखे होंगे पिछले एक आध साल का तो, ठीक।
नेक्स्ट यूनिट है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, मतलब इसके दो तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस से आते हैं, और जो क्वेश्चंस जो होते हैं नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होता है, खास करके ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे जिनका सिलेबस जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है। जैसे कि आपके पास सोलो मॉडल है, ठीक है, हैरोडॉमर है, सोलो है, रॉबिन्सन, कैल्डर, ये हैरोडॉमर और सोलो, ये दो मॉडल आपके बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। आपके आपको बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ का पता होना चाहिए, बिग पुश थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, और आपको रिकार्डो की थ्योरी, मार्क्स की थ्योरी, शूमपीटर, फ्रॉस्टो, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या है वो आपको जानना जरूरी है। टेक्निकल प्रोग्रेस, दिस एम्बॉडेड एंड एम्बॉडेड टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है, इंडोजेनस ग्रोथ क्या होता है, इंडोजेनस ग्रोथ की थ्योरी कौन कौन सी है, एरो की थ्योरी है, लुकास की है, ठीक है, ये सारे जो हैं वो इंडिजिनस ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इंडिकेटर्स क्या क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, पीक्यूएलआई, एचडीआई, एसडीजी। एसडीजी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, आपको भी पता है कि 18 गोल्स हैं एसडीजी के, ठीक। तो ये करंट सिचुएशन से भी आपको जोड़ के इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं एसडीजी को लेके। और नीति आयोग के जो इंडिकेटर्स हैं, पॉवर्टी इंडिकेटर्स, इन सब चीजों को लेके, ठीक है। पॉवर्टी इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट, मेजर कैसे करते हैं पॉवर्टी को, जैसा कि आपको पता है कि अब हम शिफ्ट हो गए हैं, नीति आयोग जो है वो पॉवर्टी को मेजर कर रही है अभी। नया कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हम वो कैलोरी और पर डे कितना रुपए कमाता है इंसान, उससे थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, अब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर कर रहे हैं। तो हमें ये सब जानना जरूरी है कि क्या कैसे चल रहा है। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और जेंडर, इसमें इंडिया जो है वो कहाँ पे है, कि कहाँ स्टैंड करती है, क्या रोल प्ले करती है, इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट यूनिट है हमारा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी। इसमें आपको पब्लिक गुड, एनवायरमेंट पब्लिक गुड कैसे है, ये मार्केट फेलियर क्यों होता है, कोस्ट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए। कोस्ट थ्योरम बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कंपनसेशन क्राइटेरिया, वैल्यूएशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एनवायरमेंटल गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होता है, इसके तीन चार क्राइटेरियाज हैं जो आपको पढ़ने हैं। थेरीज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की थेरी, डेमोग्राफी की जो थेरी है वो सारे आपको पढ़ने हैं। जो 5 स्टेजेस हैं वो आपको पता होना चाहिए, ब्लैकर के जो 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स एंड मेजर्स, फर्टिलिटी क्या होता है, मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी, ये सारे रेट्स जो हैं उनको मेजर कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, लाइफ टेबल, ये आपको पढ़ के जाना जरूरी है, बिकॉज ये एक ऐसा मैथमेटिकल अप्रोच है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में। माइग्रेशन, माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट यूनिट है जो कि है इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम देखते हैं, देखिए सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, सर्विसेज का, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट। बट यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगी कि यहाँ आप करंट पे ज्यादा फोकस करें। इंडियन इकोनॉमी का जो करंट पार्ट है वो उससे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं कि अभी हमारा शेयर क्या रहा, जीडीपी में शेयर क्या है हमारे सेक्टर्स का, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज का, एम्प्लॉयमेंट में क्या शेयर रहा है, अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट का जो पैटर्न है वो अर्बन और रूरल में कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है। फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड में इंडिया का क्या पोजीशन है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी टॉप 5 कंट्रीज हैं जहां इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, कौन कौन से टॉप 5 कंट्रीज हैं जहां से इंडिया इंपोर्ट करती है, ये सारी चीजें आपको पूछने को क्वेश्चंस दिख सकते हैं ये सारी चीजों से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिजिकल एंड सोशल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ये
स्कीम्स आपसे गवर्नमेंट स्कीम्स पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स की क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, गवर्नमेंट स्कीम्स के फीचर्स पूछे जा सकते हैं, दो चार स्ट्रक्चर दिए जा सकते हैं जिसमें से कि आपको पूछे जाएंगे कि इन दो तीन स्टेटमेंट्स में से आपको कौन सा सही है किस स्कीम को लेके। ठीक है। असर्शन रीजन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स, लेबर मार्क, कैपिटल मार्केट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कैपिटल मार्केट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, FRBM। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अभी आपको पता है कि 15th फाइनेंस कमीशन आया है और 16th आने वाला है। ठीक है, जिसके की चेयरपर्सन है पनाग्रिया, अरविंद पनाग्रिया, आपको पता होगा। तो आपको जो है ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और 14th और 15th फाइनेंस कमीशन में अभी 16th आ जाएगा तो उसका भी कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं और उनको कितना वेटेज दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो आपको हर जगह ही पढ़ना है। ठीक है, तो आपको कुल मिला के समझ आया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से एरियाज हैं जहां आपको ज्यादा फोकस करने हैं। तो ये हमारा सिलेबस है, आप बिल्कुल अच्छे से इसको वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए। और सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है, जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक आप तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड stay tuned for the upcoming videos. Thank you.